Hello everyone, good morning. Good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है 28th ऑफ मई एंड 28 मई के आज हम सभी करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। साथ ही साथ कल मतलब 27th ऑफ मई को हमने जो भी सीखा था उस पर बेस्ड वन लाइनर्स भी हम डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज हमें बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में, गोंड पेंटिंग के बारे में बात करनी है। आज हमें बात करनी है हमारे देश के नए फॉरकास्ट सिस्टम के बारे में। इसके अलावा कोझिकोड जो कि केरला में है, इसे ऑफिशियल ट्री, ऑफिशियल एनिमल, ये सब इनको दिया गया है। तो सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और हमारे करंट अफेयर्स आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, बैंक, डिफेंस, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्जाम। तो आप सभी इस करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब तो करना ही है। हाँ जी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा हाँ जी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि कल मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट सेशन शेयर किया था जिसमें मैंने जनवरी से लेकर मई मंथ तक जितनी भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क को 107 नंबर का नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है भारत का। इसके अलावा 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है और अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिसेंटली न्यूज में है, वो सारी कहानी यहाँ पर डिस्कस की हुई है। आप इस वीडियो को जरूर से देख लेना। स्पेशली बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर भी जो एग्जाम्स हुए थे उसमें स्टैटिक्स में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आए थे, वापस एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको पिछले 5 महीने के एक ही जगह पे सभी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर मिल जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना और उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। ध्यान से समझिएगा, कुछ नई टर्मिनोलॉजी हम समझेंगे। अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, नहीं समझ में आया इन केस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? या फिर टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना। चलो सबसे पहले बात करेंगे गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात बिकम्स द 24th स्टेट टू अचीव 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, गुजरात राज्य 24वें नंबर का राज्य बन गया है जिसने अपनी सभी रेलवे लाइंस को, मतलब जितनी भी ब्रॉड गेज वो रन करते हैं, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया है। और ये अनाउंसमेंट या अचीवमेंट जो है वो किसने बताया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया। मैंने आपको कल के सेशन में डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया है? दाहोद, गुजरात में। और ये भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव फैक्ट्री है जिसमें लोकोमोटिव्स को तैयार किया जाएगा। और इसी दौरान यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि गुजरात राज्य 24वें नंबर का राज्य है जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल ट्रैक अचीव कर लिया है। ठीक है जी, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं उनको हम इलेक्ट्रीफाई करें, मतलब हम जो डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं उनको हम कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रिक इंजन्स में। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द रेलवे फॉसिल फ्यूल बिल बाय द 15,000 करोड़ रुपीज एनुअली। तो यहाँ पे जो हम डीजल इंजन यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में आप देखो फ्यूल में हमारी कमी आएगी। हमारा टारगेट है कि हमें नेट कार्बन एमिशन जीरो करना है रेलवे में बाय द 2030। ठीक है, और इंडिया का टारगेट कब का है? इंडिया का टारगेट है कि नेट कार्बन एमिशन जीरो करना है 2070 तक। तो ये रेलवे का टारगेट है और ये इंडिया का टारगेट है। क्लियर? ना बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। इंडिया में वो पहला कौन सा रेलवे ट्रैक था जहां पर हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया? तो पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन हमने रन की थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में 1925 में की थी। हमारे देश का जब पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 1956 के बीच में, तब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 141 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई करने का काम किया था। और रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए इंडियन रेलवे ने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन यूनिट को स्टैब्लिश किया था जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडियन जो रेलवे है उसे इलेक्ट्रीफाई करे।
और हमारा टारगेट है कि हमारे देश में जितनी भी ब्रॉड गेज है उनको 2025-26 तक कंप्लीटली हम इलेक्ट्रीफाई कर दें। ठीक है, अगर बात करते 2024-25 तक, यहाँ पे 2700 किलोमीटर हमने इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, जबकि हमारा टारगेट 2885 किलोमीटर का था। हमारे देश में जो हम इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम कर रहे हैं, इसकी स्पीड कितनी है कि 16 किलोमीटर पर डे। 16 किलोमीटर पर डे हम रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई करने का काम कर रहे हैं, और हमारे देश के 98% रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं 2025 तक, फरवरी 2025 तक। और इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है। सबसे पहले स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड ने अपने 99% रेलवे रूट्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, और सेकेंड नंबर पे इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे 2025 का जो शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप था वो कहाँ पर हुआ था? सुहल, जर्मनी में हुआ था, जिसमें मेडल टैली पर इंडिया टॉप पर है। इंडिया को टोटल 11 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं, 4 सिल्वर मेडल और 4 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि ISSF ने रशिया और बेलारूस को क्या किया था? बैन किया था कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट, आपके एथलीट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व हैं। इसलिए रशिया और बेलारूस के जो एथलीट हैं, उन्होंने इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट के फ्लैग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो मेडल टैली पे कौन टॉप पर है? चाइना, इंडिया है। इंडिया के बाद चाइना, फिर इटली आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में। 1907 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हमारे देश में जितने भी राइफल, शूटिंग, पिस्टल, शॉटगन इवेंट्स होते हैं, उसको कंडक्ट कराने का जिम्मेदारी इस बॉडी का है। जर्मनी में हेडक्वार्टर है, 163 मेंबर नेशंस हैं, और ल्यूसियानो रोसी ये आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपने देखे। चलो अगली कहानी समझते हैं। कोझिकोड कहां पर है? केरला में है। कोझिकोड को ऑफिशियल फ्लावर, ऑफिशियल बर्ड, एनिमल और ट्री मिले हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इनका नाम देखेंगे। थोड़ा नाम टफ हो सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल फ्लावर के बारे में। कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट को ऑफिशियल फ्लावर डिक्लेयर किया गया है। कौन सा फ्लावर है? मालाबार मेलास्टोम। मालाबार मेलास्टोम ये ऑफिशियल फ्लावर डिक्लेयर किया गया है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक बैग्ड ड्राफ किंगफिशर। ब्लैक बैग्ड ड्राफ किंगफिशर, इसे ऑफिशियल बर्ड डिक्लेयर किया गया है। मालाबार रोज, मालाबार रोज को ऑफिशियल बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। इस बटरफ्लाई का नाम क्या है? मालाबार रोज, इसे ऑफिशियल बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है होपिया इरोसा। होपिया इरोसा इसे ऑफिशियल ट्री डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और हेरिटेज ट्री है सागो पाम। एक्वाटिक एनिमल देखो यहाँ पे, ये है ऑटर, इसे सॉरी ये है ऑटर, दिस इज ऑटर, इसे एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है। पेंजियो भुजिया, पेंजियो भुजिया को ऑफिशियल फिश डिक्लेयर किया गया है। इंडियन पैंगुलिन, इंडियन पैंगुलिन को ऑफिशियल एनिमल डिक्लेयर किया है। इंडियन पैंगुलिन को ऑफिशियल एनिमल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है जी, और इसके लिए 2024-25 का एनुअल प्लान आया था, जिसमें कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने अनाउंसमेंट किया था कि कोझिकोड के अलग अलग एनिमल फ्लावर को हम ऑफिशियल डिक्लेयर करेंगे, और इसकी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करने का काम केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने किया है। एंड मैनिस क्रेसिकाउटा, ठीक है, इसे इंडियन, जो कि इंडियन पैंगोलिन है, इसे ऑफिशियल एनिमल डिक्लेयर किया है। ये कुछ नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य। हमारे देश का 3rd नंबर का स्टेट बन गया है जिसने अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है। मतलब स्पेस के सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, स्पेस सेगमेंट में हमें काम करना, नई नई यूनिट को स्टैब्लिश करना। तो तमिलनाडु राज्य भारत का 3रे नंबर का राज्य है जो स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आया है टू बूस्ट द स्पेस सेक्टर एंड अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तमिलनाडु राज्य के पहले कर्नाटका और गुजरात ऐसे राज्य हैं जो जिनके पास अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी है।
ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का टारगेट है तमिलनाडु राज्य का आने वाले 5 सालों में। ऑलरेडी जो तमिलनाडु राज्य है वो स्पेस सेगमेंट में काम कर रहा है। इसरो के कुछ यूनिट्स भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो इसरो प्रपोल्शन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी में आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पे क्रायोजेनिक एंड लिक्विड इंजन की टेस्टिंग की जाती है। और हमारे देश का जो सेकेंड स्पेस पोर्ट है, अभी हम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ना, लेकिन जो सेकेंड नंबर का स्पेस पोर्ट है वो इसरो के द्वारा तमिलनाडु में ही बिल्ड किया जाएगा, तमिलनाडु के तूथीकोड़ी में, जिससे हम अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, की फीचर्स है इन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और ये इसरो की कमर्शियल आर्म आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये एक सिंगल विंडो एजेंसी की तरह काम करेगा। जो लोग भी स्पेस सेगमेंट में तमिलनाडु राज्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, R&D और नई टेक्नोलॉजी नए इनोवेशन के लिए इसरो काम करेगा, और यहाँ पे कई सारे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात की गई है। इतनी चीजें क्लियर है? चलो, अभी बहुत सारी कहानी बाकी है। ठीक है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग परेशान हैं कि मैंने पॉलिटी पढ़ ली है, ज्योग्राफी पढ़ ली है, लेकिन अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, समझ में नहीं आ रहा तैयारी कितनी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग द स्टडी, ऐसा लगता है यार कुछ याद नहीं है, कल पेपर है, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा होता होगा। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ नहीं याद है। हाँ, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई टेस्ट सीरीज का सेगमेंट हो। तो आपके पास इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक के जो टेस्ट सीरीज हैं वो अवेलेबल है विथ सॉल्यूशन, विथ डिटेल सॉल्यूशन, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे आप इन्हें इनरोल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में। और साथ ही साथ एसएससी के अलग अलग पेपर, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीडीएस है, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज भी आपके पास अवेलेबल है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एवरी मंथ हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है आपके करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। तो अप्रैल मंथ की कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेज, इंडेक्स, रैंकिंग, अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, सारी बातों को कवर किया है। और प्रैक्टिस करने के लिए 300 एमसीक्यू और 1 लाइनर की मैगजीन भी अवेलेबल है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना। और आज के क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। क्लियर इतनी चीजें? यहाँ तक कहानी क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, करंट अफेयर समझ में आ रहे हैं, तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है भारत फॉरकास्ट सिस्टम। इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत जल्दी भारत फॉरकास्ट सिस्टम को लॉन्च करेगा, जो वेदर प्रोडक्शन, आप वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं ना यार, आज बारिश होगी, यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, तेज तेज हवाएं चलेंगी, या सिस्मिक जो एक्टिविटीज होती है, तो ये वेदर प्रिडिक्शन कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत जल्दी भारत फॉरकास्ट सिस्टम को लॉन्च करेगा, जो हमारे देश के वेदर प्रिडिक्शन को इम्प्रूव करने का काम करेगा। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड, मतलब पूरी तरीके से भारत में निर्मित भारत फॉरकास्ट सिस्टम है। और इसका जो मॉडल है वो तैयार किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने भारत फॉरकास्ट सिस्टम का मॉडल तैयार किया है। अभी हमारे देश में जो फॉरकास्टिंग मॉडल है वो 12 क्रॉस 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन में काम करता है, मतलब एक वाइड एरिया को एक कम रेजोल्यूशन में कवर करता है। लेकिन हमारा ये जो नया सिस्टम है ये 6x6 रेजोल्यूशन में और एक हाई रेजोल्यूशन में काम करेगा। स्मॉल स्केल पे भी जो वेदर इवेंट्स होते हैं उसको ये फोरकास्ट करेगा। तो ये हायर रेजोल्यूशन का होगा, जो हमें बताएगा हैवी रेनफॉल के बारे में, साइक्लोन के बारे में मोर एक्यूरेटली। ठीक है, डन इतनी चीजें। पहले हमारा जो एरिया था, करंट लिमिटेशन 144 स्क्वायर किलोमीटर यूनिट एनालिसिस की थी, इसको रिड्यूस करके 36 स्क्वायर किलोमीटर किया जा रहा है, जिससे माइक्रो लेवल पे भी वेदर फोरकास्टिंग की जा सके।
और इस वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए अर्का सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 11.77 पेटाफ्लॉप पे काम करता है। इसकी स्पीड 11.77 पेटाफ्लॉप की आपको देखने को मिल जाएगी और ये सुपर कंप्यूटर आपको IIT-M में देखने को, पुणे में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे देश में एक बहुत बड़ा मैंगो फेस्टिवल होता है जिसमें हमारे देश के अलग अलग राज्यों की जो बहुत ही ज़्यादा फेमस मैंगो की वेराइटीज़ हैं उनको शोकेस किया जाता है, मैंगो को एक्सपोर्ट किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया मैंगो के प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर, मतलब सबसे बड़ा मैंगो का प्रोड्यूसर भारत ही आपको देखने को मिलेगा। भारत में 500 से ज़्यादा वेराइटी आपको मैंगो की देखने को मिलेगी, जिसमें से कई सारी तो वेराइटी आपने भी टेस्ट की होंगी। और अभी तो मैंगो का सीजन ही चल रहा है, दशहरी आम, कलमी आम और कितने न जाने कितने प्रकार के आम हमारे देश में आते हैं। तो 500 से ज्यादा वैरायटी आपको आम की देखने को मिलती है और भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैंगो का, इसलिए भारत में एक मैंगो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है जून के महीने में। तो ये 10वां एडिशन होगा, 10th एडिशन जो मैंगो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा और मुर्शिदाबाद आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। मालदा डिस्ट्रिक्ट के बाद मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ही है जो सबसे ज्यादा मैंगो को प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, मुर्शिदाबाद की कहानी बहुत पुरानी रही है। जब हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुर्शिदाबाद पे अटैक किया और 1957 में नवाज सिराज उद्दौला को डिफीट करके मुर्शिदाबाद को अपनी टेरिटरी बनाया। ये सारी कहानी आप प्लासी के बैटल में पढ़ चुके हैं। तो मुर्शिदाबाद की कहानी बहुत प्राचीन आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के बारे में। शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, कश्मीर के कुछ एक्सपर्ट्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर पहली जीन एडिटेड शीप बनाई है। ठीक है, पहली जीन एडिटेड शिप किसने बनाई है? आंसर हो जाएगा शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने। और इस टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर रियाज अहमद शाह। ये वही डॉक्टर रियाज अहमद शाह हैं जिन्होंने हमारे देश की पहली फर्स्ट क्लोन्ड पश्मीना गोट जिसका नाम है नूरी। तो ये हमारे नूरी कौन है? एक बकरी है, पश्मीना गोट है जो कि क्लोन्ड है। इसको भी बनाने का काम सबसे पहले डॉक्टर रियाज ने किया था 2012 में, जिसकी मृत्यु हो गई थी 2023 में। इन्हीं की टीम ने पहली जीन एडिटेड भेड़ या कह सकते हो, शीप कह सकते हो, इसे बनाने का काम किया है। अब आखिरकार जीन एडिटिंग क्या कहलाती है? हम ये आपका डीएनए है, ये है आपका डीएनए मतलब डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो जीन्स होते हैं। जीन से मिलके ही आपका डीएनए बना होता है। और इस जीन्स में क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेनली जो जीन्स होते हैं वो हमारी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर भी होती है। और इसी डीएनए के जीन्स में जब हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, कुछ डिजायर्स के लिए हम जब एनिमल्स के जीन्स में चेंजेस करते हैं, इसे ही जीन एडिटिंग कहा जाता है। और जीन एडिटिंग कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स पे की जाती है, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने के लिए। साइंटिस्ट क्या करते हैं? इस डीएनए के कुछ जीन्स को रिमूव करते हैं और उस लोकेशन पे कुछ नए जीन्स को एड ऑन करते हैं। ठीक है, जीन्स की कटिंग करने के लिए, मतलब जीन्स है आपके पास, ये जीन्स है, इतना जीन मुझे काटना है और दूसरा एड ऑन करना है, तो इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो कटिंग के लिए कैंची होती है जिसको हम CRISPR-9 कहते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, CRISPR-9 टेक्नोलॉजी। इसे 2009 में डेवलप किया गया था और ये जीन एडिटिंग करने के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, इस मतलब ये जो शीप बनाई है पहली जीन एडिटेड, इसमें मायोसाइटिन जीन पर फोकस किया गया है, उसे यहाँ पे एडिट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आइजोल के बारे में। ठीक है, आइजोल कहाँ है? आप लोकेशन देखेंगे, मिजोरम कहाँ पर है? ये है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल आपको आइजोल देखने को मिल जाएगी। मिजोरम के बाद यहाँ पर आप मणिपुर देख सकते हैं, आसाम देख सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं। ये 4 राज्य हैं जहाँ जिनकी कैपिटल्स में आपको रेलवे नेटवर्क देखने को मिल जाएगा।
तो आइजॉल बिकम द फोर्थ नॉर्थ ईस्ट कैपिटल आफ्टर Aizawl become the fourth northeast capital after Assam, Arunachal Pradesh and Tripura. आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, जिनकी कैपिटल्स में आपको रेलवे लिंक देखने को मिल जाएगी। तो मिजोरम कैपिटल आइजॉल हैज नाउ बीन लिंक्ड टू द नेशनल रेलवे नेटवर्क बाय अ बैरबी सायरोंग लाइन इन द स्टेट। तो ये जो बैरबी है ये कोलाशिब डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, आसाम की बॉर्डर के पास, और इसको कनेक्ट किया है मिजोरम से, मिजोरम की कैपिटल आइजॉल से, और आइजॉल फोर्थ नंबर की नॉर्थ ईस्ट कैपिटल बन चुकी है त्रिपुरा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बाद, जिसके पास रेलवे लिंक है, और इसको ऑफिशियली 17 जून को इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड ड्यूटी रिमिशन RODTEP स्कीम टू EOU, AA एंड सिस्मिक इकोनॉमिक जोन यूनिट। पहले इनको समझते हैं आखिरकार ये समस्या कहाँ है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है इस टर्म के बारे में, रोड टैप। इसका मतलब है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब भारत सरकार हमेशा से प्रयास करती है कि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो, और हमारे देश के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार अलग अलग पॉलिसीज लाती है। भारत सरकार अलग अलग टैक्स में एग्जम्पशंस या टैक्स में छूट देती है, जिससे हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। बात समझ में आ रही है? तो ये जो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है, ये एक प्रकार का टैक्स इंसेंटिव स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जिसको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की होती है, और 1 जनवरी 2021 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इस नई स्कीम ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस करने का काम किया था। ठीक है, तो हमारे देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आता है AA होल्डर, मतलब एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर। ये भी एक ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम है फॉर एक्सपोर्टर्स। ठीक है, हमारे देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस स्कीम के अंदर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है, और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत है, और उस रॉ मटेरियल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका ये प्रोडक्ट भारत में निर्मित होता है, तो इस प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इस पे भी आपको ड्यूटी एग्जम्पशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्कीम अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट दैट आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट टू बी एक्सपोर्टेड। हम इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने किसी एक प्रोडक्ट को तैयार किया, मान लेते हैं वो कोई प्रोडक्ट एक कपड़ा है, एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। इसको तैयार करने के लिए हमने जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट किए हैं, रॉ प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया अलग देशों से, और प्रोडक्शन के बाद इसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम इसमें इंपोर्ट ड्यूटी में एग्जम्पशंस देते हैं। इट ऑल्सो अलाउ द इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड कैटलिस्ट विच आर कंज्यूम्ड और यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें एग्जम्पशंस आपको देखने को मिलते हैं किसे, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर होल्डर्स को। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1981 में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, जो पर्टिकुलरली प्रोडक्शन कंपनी होती है हमारे देश की। ठीक है, और ये प्रोडक्शन कंपनी अपना जो एंटायर गुड्स है, अपना जो भी प्रोडक्शन इन्होंने किया है, उसको एक्सपोर्ट करती हैं अलग देशों में, लेकिन एक सर्टेन लिमिट होती है कि इतना प्रोडक्ट आपको भारत में रखना होगा, रिमेनिंग को आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। तो ऐसी यूनिट्स को हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के नाम से जानते हैं, और ऐसी यूनिट्स को कुछ टैक्स बेनिफिट्स भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमी जोन एक ड्यूटी फ्री कॉन्क्लेव होता है जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए टैरिफ को स्मूथ करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमी जोन आर द ड्यूटी फ्री इनक्लेव within the country that are deemed foreign territory for purpose of trade, duty and tariff. ठीक है, इसका मेन एम क्या होता है, टू प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट टू द कंपनी। तो स्पेशल इकोनॉमी जोन हमारी कंपनी को टैक्स बेनिफिट देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है अंडर द एग्जिम पॉलिसी
मतलब जो एग्जिम पॉलिसी 1997 2002 की पॉलिसीज आई थी, उसके अंदर हमने स्पेशल इकोनॉमी जोन को स्कीम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 2000 में, और पहला जो हमारा स्पेशल इकोनॉमी जोन तैयार हुआ, इनेक्ट हुआ, वो 2005 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये टर्म समझ में आ गए हैं आप लोगों को। अब इन्हीं टर्म पर बेस्ड ये आपका न्यूज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी रिमिशन स्कीम, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और स्पेशल इकोनॉमी जोन यूनिट जो है, इसकी जो स्कीम्स है इनको एक्सटेंड किया है। ये सभी स्कीम्स जो है वो 1 जून 2025 में शुरू हुई थी, सॉरी 1 जून 2025 से वापस से रीइंट्रोड्यूस होने वाली है, क्योंकि 6 फरवरी को ये लैप्स हो रही थी। ठीक है, बस इतनी ही कहानी है। नेक्स्ट, मधुबनी एंड गोंड आर्ट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने कला उत्सव के बारे में सुना होगा। कला उत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में हर साल कला उत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कुछ सिलेक्टेड अलग अलग आर्टिस्ट को इनवाइट किया जाता है कि वो अपनी कला का, अपने आर्ट का प्रदर्शन करें इन कला उत्सव। तो कला उत्सव जो है वो रेसिडेंट प्रोग्राम है। कहाँ पर होता है ये? राष्ट्रपति भवन में होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने कुछ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट मधुबनी पेंटिंग के और गोंड आर्ट के इनवाइट किए हैं। और हम सभी को पता है कि गोंड आर्ट मध्य प्रदेश में प्रचलित है। और मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, जो कि मिथिला रीजन से, बिहार से ओरिजिनेट हुई थी। स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, ये आर्ट वर्क पाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग के भी 3 अलग अलग स्टाइल है। एक है वर्णी स्टाइल, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें अलग अलग जो आपके मैथोलॉजिकल फिगर्स हैं उनको तैयार किया जाता है। फिर होती है कचनी स्टाइल, जो कि कायस्थ के द्वारा परफॉर्म की जाती है। और गेरू एंड गोदना जो है वो लोअर कास्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। यूजीसी ने 5 न्यू फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस को एस्टैब्लिश करने के लिए परमिशन दे दी है। हमारे देश में अलग अलग देशों की 5 यूनिवर्सिटीज के कैंपस को एस्टैब्लिश किया जाएगा, ऐसी परमिशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दी है। कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी है? ऑलरेडी मैंने आपको शिकागो की एक यूनिवर्सिटी बताई थी, जो कि अमेरिका की पहली यूनिवर्सिटी है जो भारत में एस्टैब्लिश हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र में, जिसका नाम है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है? अमेरिका में है, शिकागो की यूनिवर्सिटी है, मुंबई महाराष्ट्र में इसको सेटअप किया जाएगा। यूजीसी ने परमिशन दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके में, यूके की यूनिवर्सिटी भारत में स्टैब्लिश होगी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है। एंड इंस्टीट्यूटो यूरोपियो दी डिजाइन, ये इटली की यूनिवर्सिटी है। इन 5 यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत की अलग अलग सिटीज में स्टैब्लिश किए जाएंगे। यूजीसी ने ये परमिशन दी है। अभी तक अगर देखा जाए तो ऑलरेडी कुछ यूनिवर्सिटीज के कैंपस भारत में स्टैब्लिश हो चुके हैं, जैसे कि डीकिन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बोलिंगोंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, जिन्हें गिफ्ट सिटी गुजरात में इसके कैंपस को स्टैब्लिश किया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके की यूनिवर्सिटी है, जिसे गुरुग्राम में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी ने लास्ट ईयर पूछे थे। अब यहां से एग्जाम में प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अंत में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में। ये कौन है भाई? इनका नाम है समीर वी कामत, जो कि डीआरडीओ के चीफ है। इनके टेन्योर को दोबारा से 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ समीर वी कामत के टेन्योर को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। इनका टेन्योर मई 2026 तक रहेगा। पहली बार नहीं है, दूसरी बार इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। इन्हें 2022 में डीआरडीओ का चीफ अपॉइंट किया गया था। ये कौन है? ये है नीरज चोपड़ा। इन्हें ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। तो नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका नाम है मियो लिजी। मियो लिजी एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, चाइना से बिलोंग करती हैं, और इन्हें फीवा वीमेंस एशिया कप का एम्बेसडर बनाया है। जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है उसके द्वारा फीवा वीमेन एशिया कप 2025 ऑर्गेनाइज किया जाएगा चाइना में। कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 13 ऑफ जुलाई से लेकर 20 ऑफ जुलाई के बीच में। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है मिया लीजी। मिया लीजी जो है वो चाइना की एक बास्केटबॉल प्लेयर है, जो कि फॉर्मर कैप्टन भी रह चुकी हैं वीमेंस बास्केटबॉल टीम की चाइना में, और इन्हें फीवा हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, चलिए
अंत में बात करेंगे कि लास्ट क्लास में क्या सीखा था, मतलब 27 मई के करंट अफेयर्स को फटाफट से रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने बात की थी कि मणिपुर ने खेलो इंडिया बीच गेम्स में मेडल टैली में टॉप किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला एडिशन दादर नगर हवेली दमन एंड दीव में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है जापान को और वर्ल्ड की चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और 2028 तक इंडिया जर्मनी को ओवरटेक करके विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसा आईएमएफ का कहना है। ठीक है। नेक्स्ट, आसाम ने इंडिया का पहला लोकल लैंग्वेज में एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया जिसका नाम है अंकिता, जो असमी लैंग्वेज में कैबिनेट की मीटिंग को फोरकास्ट कर रही है। 10वें नंबर की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की नई दिल्ली में हुई थी जिसकी थीम है विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। पीएम मोदी ने दाहोद में 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया। 21,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ इसको तैयार किया गया है। सऊदी अरेबिया ने ग्लोबल टूरिज्म प्लेटफॉर्म टूर राइज को शुरू किया है और इसकी पहली मीटिंग रियाद में होगी। 6 अफ्रीकन नेशन है जिन्होंने काला अजहर को एलिमिनेट करने के लिए एमओयू साइन किया है। 4 जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान और सुडान, आपको ये कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। निकोसर डैन ये रोमानिया के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट बताया है 8.25% फॉर एफआई 24-25। क्विक पे को रिसेंटली आरबीआई ने एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया बुक को अनवील किया है। इस बुक के ऑथर है श्रीनाथ राघवन। फिर राम मोहन को अपॉइंट किया गया है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन। फिर इसके अलावा तमन्ना भाटिया जो है वो कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलैंथ्रोपी लिस्ट पब्लिश हुई है जिसमें आपको 4 नाम नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, ज़ीरोथ के फाउंडर निखिल कामत और आपको अजीम प्रेम जी का नाम देखने को मिल जाएगा। मिस्टर बीस्ट जो कि एक यूट्यूबर है, ये वर्ल्ड के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन चुके हैं। जफर पनाहनी जो कि ईरान से हैं, इन्हें पाल्म दी और कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है। जोय रूट जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर है, इन्होंने 13,000 टेस्ट रन बनाए हैं। कुश मैनी जो है वो पहले इंडियन है जिन्होंने फॉर्मूला 2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता है और एड स्मिथ को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है एमसीसी का। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइन अ जॉइंट एग्रीमेंट एट द 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टू एलिमिनेट काला अजहर। तो आपको मैंने बताया 6 आपकी अफ्रीकन कंट्री हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि काला अजहर जो बीमारी है उसको एलिमिनेट करेंगे। इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो इसका पार्ट नहीं है? चाड, सोमालिया, साउथ सुडान या केन्या। आपका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। आई होप आपको सारी कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेटेड करेंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।